हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत बच्चे के कमेंट थे सर, इकोनॉमिक्स बीए पार्ट थर्ड का इकोनॉमिक्स पेपर आ गया है एग्ज़ाम। तो आप ऐसा कीजिए कि इस पर वीडियो ला दीजिए ताकि हम लोगों का उद्धार हो पाए। तो इसी बात पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, पढ़िएगा कहीं से, पेपर आएगा यहीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं। काहे कि पिछले बार जिस प्रकार मेरा क्वेश्चन 1 to O मतलब ये हुआ कि ऑल टू ऑल लड़ा था, उसी प्रकार आज भी लड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए न्यूनतम संसाधनों में अधिक उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब नहीं समझे तो आपको यह पता ना होना चाहिए कि मकई आप छीड़ देते हैं थोड़ा सा तो होता है थोड़ा थोड़ी, उसका मतलब होता है थोड़ा अहगर होता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। परीक्षा में पूछ देगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ मारिएगा। चलिए आगे। उसके पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे। उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। चलिए पूंजी आपको पता होना चाहिए। पूंजी यह होता है जो पूरा पैसा आप लगा देते हैं, कहीं कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो बोलते ना पूंजी लगा दिए हैं। चलिए वो ठीक है, वो प्लस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। काहे कि भी हो सकता है पूंजी लगाए आप पैसा उधारे लेके भी हो सकता है, चाहे आप पैसा देकर भी लिए हो सकते हैं। तो चलिए आगे। आज जिस पर कोई भी चीज़ उगाते हैं उसको भूमि कहते हैं, जो उस पर कोई काम करता है मजदूर उसको श्रमिक कहते हैं। उद्यमी यानी कंपनी के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हम किसी के, जैसे मेरा ही खेत हुआ, आप सब काम कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, तब मतलब मालिक हम हुए, उसी को उद्यमी कहते हैं। आप लोग को यह उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे। पूंजी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा अपना हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। जापान यानी यूएसए, सिंगापुर, चीन पूंजी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से हो रहा है, जिससे गरीब आदमी को ध्यान नहीं देकर बाजार में कोई भी सामान रखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत जगह देखिएगा सिंगापुरी, चीन पूंजी अर्थव्यवस्था में होता है क्या, आदमी को गरीब व्यक्ति को ध्यान नहीं देगा, उससे नहीं सामान बेचेगा बल्कि बाज़ार में ले जाकर बेचता है। चलिए आगे समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो, जैसे कोई भी 4 को बताएं, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी बताए हैं, उस चारों पर अधिकार सरकार का होता है तो समाज अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट आप लोगों को कॉपी में विश्वास कीजिए, लिख लीजिए, हो सकता है तो आप लोगों को हेल्प हो पाए। चलिए। जब उत्पादन के 4 कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का मिश्रित है, पाकिस्तान का हो गया, श्रीलंका का हो गया। चलिए आगे। द्वैध अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए मिश्रित हो गया। चलिए द्वैध अर्थव्यवस्था समझते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पारंपरिक तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडिया का हो गया। चलिए आगे। समांतर अर्थव्यवस्था काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को देखिए काला धन अत्यधिक बढ़ जाने पर समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीति कम प्रभावी होती है। काला धन वैसा धन जिसमें टैक्स नहीं दिया जाता है उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। चलिए आगे जानते हैं। मौद्रिक आय। चलिए किसी श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। चलिए यह समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोज्य आय। मौद्रिक आय में टैक्स घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह वाइट मनी होती है। चलिए आगे समझते हैं। वास्तविक आय। प्रयोज्य आय में से देनदारी लिखा हुआ है तथा ऋण भार को हटा देने पर बचा हुआ धन
वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। चलिए एक ठो क्वेश्चन करते हैं MCQ। नीतीश ने अनुराधा को 4,000 रुपया कर्ज दे दिया। यदि नीतीश की आय 1 लाख है, नीतीश की टैक्स 30% है, तो इसका आय निकालना है। तो देखिए 1 लाख दिया हुआ है, मौद्रिक आय दिया है, प्रयोज्य आय लिखिए। निकालने के लिए 1 लाख गुने 30% करेंगे तो 70,000 आ जाता है। वास्तविक आय निकालने के लिए 70 आ गया। 70 में से 4,000 माइनस कर दीजिएगा तो 66,000 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय के योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर NNP होता है। राष्ट्रीय आय वाला आप लोग जान लीजिए फार्मूला NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी अर्थव्यवस्था 1951 में हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आ सकता है MCQ में। 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो आंसर में लिख दीजिएगा आप, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो PC महालनोबिस का जन्म दिवस है। भारत में प्रतिकलित आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने इस समय पर भारत प्रतिलिखित आय 20 निकाला था, जो सालाना था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में लिखे हैं। चलिए वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 सालाना है। किसी देश की प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा मध्य प्रगति व्यक्ति आय है। चलिए प्रव्यक्ति आय बराबर फार्मूला हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। चालू कीमत चल रहे वित्तीय वर्ष चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता है। स्थिर कीमत बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। इसके लिए किसी वर्ष को कम आधार मान लेते हैं। भारत का आधार वर्ष 2017 से 18। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, विश्वास करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा।